अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में दो ही टॉपिक बहुत ही अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहला टॉपिक तो बिहार का इलेक्शन 2020, जिसके तीसरे चरण का इलेक्शन जो कल होने वाला है, और दूसरा जो है इस देश का राष्ट्रीय पत्रकार अर्नब गोस्वामी। ये दो ही चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में जो इस वक्त चर्चा का विषय है, और पूरे बाजार में अगर सरगर्मी किसी चीज़ की है तो यही दो चीज़ की है, अर्नब गोस्वामी और बिहार इलेक्शन। तो बिहार इलेक्शन में तो बात समझ में आ रही है कि इस बार जो है कांटे की टक्कर चल रही है और ज़बरदस्त तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बदलाव भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर लाइव जुड़ने का ऑप्शन को ऑन कर दे रहा हूँ। अगर किसी भाई को जुड़ना हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। उससे पहले कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अजहर भाई, कैसे हैं आप? तमाम लोगों का स्वागत है, आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, आप लोगों का वेलकम है। तो दोस्तों, बिहार इलेक्शन आपको पता है कि तीसरे चरण का इलेक्शन होने वाला है 7 नवंबर को, जिसका आखिरी चरण है ये। टोटल 243 सीटों में से इससे पहले वाले में 71, उसके बाद में 93, उसके बाद में बचे हुए जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं अब होंगे इलेक्शन कल 7 तारीख में। जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा 10 तारीख में। हालांकि आप देखिए एक चीज, जिस राज्य की आबादी 12 करोड़ है वहां पर इलेक्शन होता है, लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ लोग जो है वोट देते हैं। और अमेरिका जैसे देश में 3 दिन लगता है इलेक्शन होने में, वहां पर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्शन कराने में भी और काउंटिंग में भी वक्त लगता है, लेकिन बड़ा ही जेन्युइन रिजल्ट निकल के आता है। और इसके बावजूद भी वहां पर आप एक चीज देखिएगा कि ट्रंप जैसा जो राष्ट्रपति है वो अभी भी कहता है कि हम चैलेंज करेंगे वहां के सुप्रीम कोर्ट में कि यहां पर जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ छिड़खानी की गई है, छेड़छाड़ किया गया है। तो हमारे यहाँ तो मशीन से इलेक्शन होता है, तो मशीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो इस बात को ख्याल में रखने की आवश्यकता है। माहौल को खराब किया जा रहा है पत्रकारों को लेकर। अरे वो मुंबई पुलिस अच्छे आतंकवादियों का दिमाग ठिकाना लगा के रखी हुई है, तो ये 2-4 गंवार किस्म के अंधभक्त और ये पत्रकार कौन सी बड़ी बात है मुंबई पुलिस के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, यही मुंबई पुलिस जब अपने जान की हिफाजत, लोगों के जान की हिफाजत के लिए शहीद होते हैं, यही मुंबई पुलिस जब आतंकवादियों के हमले से अकेले लड़ती है, यही मुंबई पुलिस के हेमंत करकरे जब शहीद होते हैं, तो उनकी शहादत पे सवाल नहीं उठता है। साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादी का जो उस पर लेवल लगा हुआ है और वैसे ही लोगों को सांसद बना दिया जाता है, तब उस पर सवाल नहीं होता है। यूपी में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो पत्रकार होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, उसको लगातार जो योगी आदित्यनाथ जो है जेल में डलवा रहा है। कल भी आपने देखा कि एक महिला एक्टिविस्ट है, उनको उसके घर वालों के साथ जबरदस्ती बदमाशी करके पीटा गया, बदमाशी किया गया। वही योगी आदित्यनाथ जाके भाषण देता है, क्या कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी खतरे में है। इस इंसान को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, एहसास नहीं है कि इसके राज्य में बेटियों का बलात्कार हो जाता है और उसको जला दिया जाता है और उल्टे पीड़िता के परिवार को तंग किया जाता है। इस योगी आदित्यनाथ के राज्य में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिंगर के मामले में पूरे पीड़िता के फैमिली को मरवा दिया जाता है, लेकिन आज भी इसी बलात्कारी के पक्ष में कई लोग रहते हैं जो सत्ताधारी से जुड़े हुए लोग हैं। आपने कठुआ मामले में भी देखा होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था। आपने मॉब लिंच करने वालों को, इन लोगों को देखा कि तिरंगा यात्रा निकालते हुए, आपने एक शान की बात करके निकालते हुए, और जेल से निकल के आने वाले आतंकवादियों को ये लोगों ने माला से स्वागत किया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि वहीं पर जब एक परिवार, देखिए कितना ड्रामेबाजी है इस देश में। अभी 2 ही हॉट टॉपिक है, आप सबको पता है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो अंधभक्त, जो ये बेकार के जितने भी ये सामाजिक कीड़े हैं, ये जितने भी अनसोशल एलिमेंट हैं,
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब हिंदुस्तान के अंदर में जब भी कोई बात होती है या कोई ऐतिहासिक बातें होती हैं तो ये 200, 300, 400, 500 साल पीछे चले जाते हैं, अकबर के ज़माने में चले जाते हैं, अपने क्या बोलूँ, उस जमाने में ये लोग चले जाते हैं। लेकिन 2018 का केस अगर खुलता है, और क्यों ना खुले, जो अर्नब गोस्वामी सुशांत के मैटर को लेकर, सुशांत सिंह की आत्महत्या को लेकर इतना ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा था और पुलिस के कामों पर सवाल उठा रहा था, तो क्या ये पुलिस को अपनी गलती को सुधारने का मौका नहीं है? क्यों वो आत्महत्या जो सुशांत सिंह ने किया, जिसका कोई भी नोट नहीं मिला, सुसाइड नोट नहीं मिला, और वहीं पर मुंबई पुलिस ने इससे पहले भी एक गलती करी थी जब भाजपा की सरकार थी, फडणवीस की सरकार थी मुंबई में 2018 में, जब कोई शख्स आत्महत्या कर लेता है अपने मां के साथ मिलकर और वो बजाबते लिखता है कि मेरे आत्महत्या का कारण अर्नब गोस्वामी है, तो भैया ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गया, ऐसा कौन सा क्लोजर रिपोर्ट में बहुत बड़ा दलील दिया गया कि उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम को बंद कर दिया गया? ये तो मुंबई पुलिस की गलती है ना। वही मुंबई पुलिस जिसके जमीर को अर्नब गोस्वामी लगातार पिछले 2 महीने से झंझोड़ रहे थे, जागो जागो मुंबई पुलिस जागो, तुम आत्महत्या के मैटर को ठीक से डील नहीं कर रहे हो, तो वो अपनी गलती को सुधार रहे हैं। वो शुरुआत की है 2018 से कि चलो भैया हम 2018 के मैटर से ही अपने आप को सुधारते हैं। अब जब सुधारने लगे हैं तो चिल्लाने लगे हैं कि आज़ादी खतरे में है, बोलने की आज़ादी खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जब महिलाओं को जेल में डाला जाता है, वो जरगर जो महिला थी, जो प्रेग्नेंट थी महिला, उसको जेल में डालने वक्त समझ में नहीं आया था कि भैया इस देश में अगर कोई किसी तरह के कानून बनने को लेकर विरोध करता है तो ये उसकी आज़ादी है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। उस समय इनको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आया था। कफील को, डॉक्टर कफील को मैं जानना चाहता हूं कि पूरे कोर्ट से लेकर तमाम तरह की जितनी भी एजेंसियां थी, सब ने क्लीन चिट दिया है, ना इसकी वजह से किसी की मौत हुई है, बजाबते इन्होंने तो लोगों की जान बचाई थी। तो डॉक्टर कफील को जो पिछले साल भर से जेल में रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, बदमाशी किया गया, उनके साथ में मारने की कोशिश की गई, किस बिना पे किया गया? ये कौन सा कानून है? ये अंधा कानून। ये तमाम बातें अगर आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, इसमें आपको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं। एक बात और भी है, बहुत ही चालाकी से ये जितनी भी दलाल गोदी मीडिया हैं वो, और जितने भी ये अंधभक्त किस्म के, जाहिल गवार किस्म के ये जो नस्ल के हैं, वो लोग इस मैटर को उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसका कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, ये सीधा सीधी मामला है एक बेटी और एक पत्नी जो अपने पिता के आत्महत्या और अपने पति की आत्महत्या को लेकर शिकायत दर्ज कराते हैं वो लोग कि इसको केस को रीओपन किया जाए क्योंकि इंसाफ नहीं मिला है। और सच्चाई तो यही है मेरे भाई। अगर आप एक बात सोचो, जिस तरीके से सुशांत सिंह का मर्डर, जिसने किसी भी तरीके का सुसाइड नोट नहीं लिखा, उस इंसान के मर्डर को लेकर जब हम लोग इतना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो क्या जिस इंसान ने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए इतना बड़ा सबूत दिया कि मेरे साथ ज्यादती किया है अर्नब गोस्वामी ने, जिसने कई करोड़ रुपए मेरे ऊपर कर्जा रख दिए थे जिसकी वजह से आत्महत्या करना पड़ा, क्या उसके ऊपर जांच नहीं होना चाहिए? उसको 14 दिन के रिमांड पे लिया गया है, जुडिशियल रिमांड पे लिया गया है। तो अगर उस पर जांच हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? ये भाजपा के लोग इतना उछल क्यों रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये भाजपा के लोग इतने, मतलब उनको किस बात की दलाली का, खत्मी का डर लग रहा है? क्या हिंदुस्तान में दूसरे पत्रकार नहीं है? क्या वो दलाली नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब साफ था कि अर्नब गोस्वामी एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टियों की दलाली कर रहा है। और जब जैसे ही दलाल को पकड़ा गया, सारे के सारे कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसे ही एक तवायफ ने एक डायरी लिखने का जब ऐलान किया ना, तो शहर के सारे इज्जतदार लोग घबराने लगे। ये कहावत आपने सुना होगा, एक शायर टाइप का है, मतलब मैं उसको उस तरीके से बोल नहीं पा रहा हूं कि जब एक तवायफ ने, जब एक कोठे वाली ने अपनी जिंदगी पर डायरी लिखने की बात करी, वैसे ही शहर के सारे इज्जतदार लोग घबराने लगे, हालत खराब हो गई उनकी। वही हाल इनका भी हो रहा है कि जैसे ही शहर का ठेकेदार जो है, दलालों का ठेकेदार जो है, उसकी ठेकेदारी पर सवाल उठने लग गए, वैसे ही सारे के सारे जितने भी ये बीजेपी के नेता हैं, सब में परेशानी होनी शुरू हो गई। कितनी शर्म की बात है, ये लोग बलात्कार हुए बच्ची के पक्ष में नहीं बोलते हैं, इस बलात्कार हुए पीड़िता के परिवार के साथ में खड़े नहीं होते हैं ये लोग।
ये लोग उस बच्ची के जिसके पिता ने आत्महत्या कर लिया, उस पत्नी के जिसके पति ने आत्महत्या कर लिया, उसके परिवार के साथ ये खड़े नहीं होते हैं। ये भाजपा के जितने भी लोग हैं, या अंधभक्त, ये जाहिल गंवार हैं, लेकिन ये किसके पक्ष में खड़े होते हैं न जाने क्यों। अमित शाह भी देखिए ट्वीट करके बोलता है कि भैया ये गलत हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यूपी में एक शब्द नहीं निकलता है, हरियाणा में एक शब्द नहीं निकलता है, खुलेआम गोली मार दिया जाता है। डॉक्टर कफील के भाई को खुलेआम गोली मार दिया गया। दूसरे पत्रकारों को जो कि आकर हाथरस के मैटर पर, आपने देखा होगा केरला के 2 पत्रकार आए हुए थे, उसको डाल दिया गया और उसके ऊपर में यूएपीए जैसे चीजों को डाल दिया गया, मुकदमा डाल दिया गया। ये कौन सी आजादी है? मतलब आप करे तो देश प्रेम और दूसरा कोई करे तो देशद्रोही, है ना। तो कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि देखिए इस देश में बहुत ही तरह की, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है ना, आपके संवैधानिक अधिकार और आपकी जिंदगी को बहुत ही बुरे तरीके से असर डाला जा रहा है इस सत्ताधारी नेताओं के द्वारा। ये लोग बस ये चाहते हैं कि आपका जिंदा रहना, आपका सांस लेना, यही आपकी कामयाबी है। इसके अलावा आप किसी चीज के बारे में सवाल ना करें, इसके अलावा आप किसी चीज के बारे में बात ना करें। यही यहाँ के सरकार की नीयत है और यही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखो, इतना भयंकर तरीके से लॉकडाउन लगा था और पूरे देशवासी परेशान हुए, लोग भूखे मर रहे थे। बिहार के लोग सबसे ज्यादा पलायन कर रहे थे, बिहार के लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए, सबसे ज्यादा परेशान हुए। लेकिन आपको ये देख के बड़ी शर्म आती होगी कि उस समय इस देश का गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए वे बाहर निकल के किसी तरह के इन्होंने मदद का ऐलान नहीं किया। जो कि मदद करने वाला बंदा था उसको भी इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं राजनीति मत कीजिए, और उसको भी मदद नहीं करने दिया। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने साफ ऑफर किया था कि हम ट्रेन का खर्चा देंगे, हम बसेस का खर्चा देंगे, आप लोगों को बुलवाइए। प्रियंका गांधी ने यूपी में बस लगवा दिया था बजाबते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं करने दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने नहीं करने दिया। किस बात की इंसानियत की बात करते हैं। और आप देखो जैसे ही इलेक्शन बिहार का आ गया, सारे हेलीकॉप्टर लेके उड़ने लगे, इनकी फौज पूरी उड़ने लगी भाजपा की। अमित शाह जो है कलकत्ता में 2021 में इलेक्शन है, 1 साल पहले ही से देखिए जाके वहां पर डेरा जमा चुके हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं कि सत्ता का मलाई खाते रहने के लिए ये बार बार केवल और केवल जनता के दिए हुए पैसे का, टैक्स का, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करके, खर्चा करके, हेलीकॉप्टर में खर्चा करके और न जाने क्या क्या करके उस पर खर्चा करने के लिए है। ये लोग सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी सरकारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए जनता के प्रति, ना कि सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ चक्कर काटते रहें। आप पिछले 3-4-5 सालों से देख लीजिए, लगातार जहां भी देखो इलेक्शन हो रहे हैं, जहां भी देखो इलेक्शन हो रहे हैं। कभी मोदी जी इलेक्शन मोड में है, कभी अमित शाह इलेक्शन मोड में है, कभी राजनाथ सिंह इलेक्शन मोड में है, कभी स्मृति ईरानी इलेक्शन मोड में है। तो इनको अपनी जिम्मेदारी निभाने का कम मौका मिल रहा है। कौन लोग हैं जो लोगों की तकलीफ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आखिर ये लोग अगर सत्ता में बैठे हुए हैं तो इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता के समस्याओं को दूर करना है, रोजगार पैदा करना है, बेरोजगारी में लोगों को किस तरीके से जिंदा रखना है उसके लिए इनको प्लान करना चाहिए। कल कारखाने कैसे लगेंगे, एफडीआई कैसे आएगा। अब आप देखो वो तमाम चीजें इन लोगों ने जबरदस्ती इस देश के अंदर में लागू कर दिया है, जिसका विरोध जनता शुरू से करते आ रही थी। इन लोगों ने सुरक्षा में एफडीआई ला दिया, इन लोगों ने आर्मी में एफडीआई ला दिया, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन से कोई हमारे सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों में, कंपनी में या फिर हमारे सेना में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आप सोचो वहां पर क्या हमारे सेना का या हमारे अभी एक और भी एक अमेरिका के साथ में एक मुआहदा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उस एक आपस में एक समझौता हुआ है। उस समझौता में आपको अपने आंतरिक सुरक्षा की चीजों के बारे में अमेरिका के साथ समझौता करना है। अमेरिका से एक बात और सामने आई है, नमस्ते लंदन करने जैसे गए थे, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करने गए थे मोदी। एक बात सोचिए, भारत जैसा एक इतना इंपॉर्टेंट देश जो दुनिया में बहुत मायने रखता है, एशिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारा देश एक सबसे विकसित होने वाला देश है, हो सकता था, लेकिन भाजपा ने इसको वाट लगा दिया, जीडीपी माइनस में लेकर चले गए हैं। अब आप सोचो कितनी शर्म की ये बात है कि एक देश इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान, वहां का प्रधानमंत्री जाता है किसी देश के राष्ट्रपति के लिए प्रचारक बनकर, चीयर लीडर्स बनकर जाता है कि भैया आपकी बात डोनाल्ड सरकार है। कितने शर्म की बात है ये।
अब आप एक बात बताओ, क्या हमारे विदेश नीति पर इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या हमारे कूटनीति पर इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या हमारा और पाकिस्तान का जब लड़ाई होगा तो क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? जब हमारे देश को समझौता सुरक्षा के संबंधित बात आएगी तो वो किसके साथ खड़ा होगा? जब डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो अब मोदी किस मुंह से जाके कहेंगे कि भैया भैया हम तो गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे जो बाइडेन के साथ, जो अभी नया राष्ट्रपति बनेगा, हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं, वो तो बाढ़ का पानी आया था, वो तो बह के समुद्र के रास्ते अमेरिका चला गया, है ना? ये बात कहेंगे। मतलब ये कितना बड़ा, मतलब एक शर्मिंदगी की बात है कि एक देश का राष्ट्रपति जिसका कूटनीतिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिकली हर तरीके से रिश्ता एक देश के साथ है, हमारे लाखों लोग वहां पे जाके नौकरी करते हैं और आप जाके किसी के लिए चीयर लीडर्स बन जाते हैं, वहां पर जाके आप ड्रामाबाजी करते हैं, अपने देश में बुलाते हैं अमेरिका को, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को, और एक पूरा गुजरात में भीड़ लगवाते हैं और कोरोना फैलवाते हैं और ऊपर से प्रचार प्रसार करवाते हैं अपना पैसा लगाकर। बड़े शर्म की ये बात है। मतलब देखिए, ये सबसे फेल्योर नीति है, और उससे भी बड़ा फेल्योर नीति अब आप हमको बता देते हैं कि अभी जो हमारी वित्त मंत्री है, सबसे फेल्योर वित्त मंत्री, इसको तो कितना जल्दी हटा दिया जाए सीतारमन को, उतना ही देश का बड़ा बढ़िया फायदा होगा। आपको पता है अभी बीच में 3 कंट्री मिलकर एक हम लोगों ने सुरक्षा के ऊपर में अभ्यास शुरू किया था, जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका भी था और भारत भी। तो चाइना को घेरने के लिए हम लोगों ने अरब सागर में और हिंद महासागर में एक अभ्यास किया कि किस तरीके से हमें टैकल करना है। अभ्यास होता है ना, युद्धाभ्यास। उसमें क्या हुआ कि चाइना ने एक चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश करी और उसने कई चीजों पे बैन लगा दिया। 230 बिलियन डॉलर का बिजनेस करने वाला ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा हुआ था, वो बिजनेस करता है चाइना के साथ, और भारत का चाइना के साथ सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ 250 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। सोचिए, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही चाइना ने बाइकॉट किया ऑस्ट्रेलिया को, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। अब हो सकता है कि वो युद्ध अभ्यास से बाहर भी चला जाए, क्योंकि उसको चाइना के साथ रिश्ता खराब करने का कोई शौक नहीं है। वो अपने बिजनेस को क्यों खराब करेगा? भारत को ऐसा करना चाहिए था, एक कूटनीति अपनाना चाहिए था। सीतारमन जो ये बनी हुई है हमारे देश की वित्त मंत्री, इसको फौरन से एक पॉलिसी लाना चाहिए था कि चाइना के साथ पूरा खत्म करो बिजनेस को। जो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा हुआ, अपना इतना बड़ा एम्पायर लेकर, एक एम्पायर खड़ा किया उसने चाइना के साथ मिलकर, और वो हमारे साथ खड़ा हुआ। जब चाइना उसके साथ कुछ ज्यादती कर रहा है तो भारत को भी बंद करना चाहिए कि चलो तुम्हारे साथ 50 करोड़ डॉलर का नहीं होगा बिजनेस, हम वैसे भी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, हम अपना देश को संभाल लेंगे। तो कितना बड़ा हिम्मत मिलता है ऑस्ट्रेलिया को। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हमारे देश से शुरू कर देता बिजनेस, उसको अपनी इकोनॉमी को भी तो बचाना है। तो हमारी विदेश नीति में भाजपा इतना घटिया काम कर रही है, इतना घटिया काम कर रही है कि पूछिए मत। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगी, इन जाहिलों को। इनको यही लगता है कि अच्छा ये रफीक अहमद बोल रहा है तो ये विरोध ही करेगा। अरे पढ़ो, जाके तुम इकोनॉमी टाइम पढ़ो, अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ो, किस तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है ये भाजपा की सरकार। इसकी विदेश नीति इतनी घटिया है, हम आज से नहीं शुरू से कहते आ रहे हैं। एक बार और आपको हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से चाइना जो है श्रीलंका के ऊपर में दबाव डालकर हम्बन टोटा नाम का एक आइलैंड है जो कि श्रीलंका में निचली जगह पर है, जहां से समुद्री रास्ता गुजरता, वो भारत के लिए टेक्निकली इतना स्ट्रांग था, उसको भी हम लोगों ने गंवा दिया। हालांकि चलो अभी बात उस पर कुछ चल रही है, हो सकता है कुछ हम लोग उसमें कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन अभी भाजपा की सरकार इतना बुरा हालत कर रखी है, सबको भैया फुर्सत ही नहीं है हिंदू मुसलमान करने से। जाके दिल्ली में दंगा फसाद करवा रहे हैं, जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनके नेता हिंदू मुसलमान करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम गोली मारने की बात कर रहा है सब। तो कहां से देश के बारे में सोचेंगे? और बात करते हैं विश्वगुरु बन जाएंगे। विश्वगुरु ऐसे बन जाएंगे लोगों को बेवकूफ बना के, अपने ही देश में आग लगा के। पहले भी अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे और अपने ही लोगों को दुश्मन समझते थे, और आज भी वही हाल है। अपने ही देश में अपने ही हिंदू भाई मुसलमान भाई उसे लड़वाते रहो और विदेश में अपना फजीहत कराते रहो। बड़ी शर्म की ये बात है। आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है
ये बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि बिहार में जो अभी इलेक्शन होने वाला है, ये इसका जीता जागता सबूत होगा। ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि तुमने शासन में रहते भर में जनता की सेवा नहीं करी है, इसीलिए पूरी जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर रखा है और बेदखल करेगी। कल आखिरी चुनाव है, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत ही भयंकर वोटिंग होगी, और वो वोटिंग आप देखिएगा जिस पार्टी में जाए, लेकिन भाजपा और एनडीए में तो नहीं जाने वाला है। नीतीश कुमार जी एक सहानुभूति वाला गेम खेल रहे हैं कि भैया हमारा ये आखिरी है। इससे पहले भी आपने बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, हमारे डीएनए में खराबी होगी, भाजपा में अगर जाएंगे तो आपकी जबान का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके कामों का बात होनी चाहिए ना, आपके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, बिजनेस कितना आपने लाया, बिहार में कितना लघु उद्योग पैदा किया, आपने कितने इंडस्ट्रीज लगाए, आपने कितने लोगों को नौकरी दी, आपने कितने लोगों को सही जीवन दिया, कितने लोगों को फ्री में इंश्योरेंस दिया या इलाज कराया, इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। बिहार के लोग जा रहे हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए क्योंकि वहां पर सही से इलाज हो जा रहा है। लोग वहां का फेक आईडी बनाकर वहां पे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहे हैं 5-5 लाख तक का, और अपने बिहार से लोग जाके करा रहे थे। नमस्ते पंकज कुमार। तो कहने का मतलब यह है कि कल हमारे बिहार का आखिरी चरण का इलेक्शन होने वाला है 7 तारीख को। आप याद रखिएगा कि भाजपा पूरे देश में, विदेश में हर तरीके से हमारे देश का नाम को खराब कर रखा है, और ये हर मामले में फेल्योर होती हुई साबित सामने आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग विदेश नीति को एक बार पढ़िए, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है हमारी विदेश नीति को ये फर्जी जितने भी नेता बैठे हुए हैं, जिनका कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है, कदम कोई उठाना नहीं जानते हैं। अब लोग इस पे कहेंगे भैया तुम ही कर लो, तुम ही वो जानकार हो। पढ़ो, कम से कम विदेश नीति ऐसे ही बनती है। जिस देश में हमारे देश के लोग ज्यादा होते हैं उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, ना कि आप चीयर लीडर्स बनकर जाके किसी का प्रचार प्रसार करें। डोनाल्ड भैया आपकी बार, डोनाल्ड की सरकार गंवारों का मसीहा बना हुआ है ना। तो कल आप लोग जितने भी लोग हैं, कल जितने भी बाकी के 7 तारीख में इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, आप लोगों से एक मैं विनती करता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, कल आप याद से उनको वोट करने के लिए भेजिएगा। परिहार विधानसभा क्षेत्र में जो एक मुखिया है, आपने सिवाहिनी पंचायत की मुखिया रीति जायसवाल मैडम, आप लोग उनको अगर जानते हैं, कोई आप लोग उनके क्षेत्र में जानते हैं तो उनको जरूर जीतना चाहिए। मैं उनके साथ काम किया हूं, मैंने देखा है कि वो किस तरीके से जमीन पे उतरकर महिलाओं की मदद करती हैं, किस तरीके से गांव में सड़कें बनवाने के लिए मेहनत करती हैं। अगर आज उनको मौका मिल गया तो यकीन मानिए वो बहुत ही बेहतरीन करेंगे, और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर सकती हैं, वो मिसाल कायम कर सकती हैं वो। तो अगर हम लोग बिहार का बेहतरी चाहते हैं तो हमें एक एक करके अच्छे अच्छे कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा, जो अपने आप को साबित किया है जिन लोगों ने। ये नहीं कि कोई भी आया हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में। अरे वही हिंदू जो है जब सड़क पे पैदल चल रहा था तब तो आपके हिंदुत्व तो नहीं जागा। वही मुसलमान जो सड़क पे मर रहा था वहां पे आपका ईमान नहीं जागा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है, अरे आपका दीन खतरे में है, आपका मजहब खतरे में, आपका धर्म खतरे में है। ऐसे बेवकूफियों में मत पड़िएगा आप लोग। मैं पहले बता दे रहा हूं, मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। आपको रोजगार कौन दे रहा है, आपको कौन अच्छा रहने खाने पीने की जिंदगी में आपको वैल्यू ऐड कर रहा है। देखिए, रहना खाना पीना, जिंदा रहना, हॉस्पिटल, सड़कें, ये चीज तो होना ही होना चाहिए। ये कोई विकास नहीं है। विकास का मतलब ये होता है कि जब आप सड़क पे पैदल चल रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बस की सुविधा हो। जब आप तबीयत खराब हो रहे हैं तो आपको फौरन से एम्बुलेंस मिलना चाहिए और फ्री में इलाज होना चाहिए। फ्री में नहीं तो कम से कम 50% का माफ होना चाहिए सरकार की तरफ से। ये होता है वैल्यू ऐड करना जिंदगी में। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। सब लोग हिंदुस्तानी हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये देश सबका है और बराबर सोचने की आवश्यकता है। और अगर आपने अपने कदम को नहीं उठाया इस तरीके से कि हम लोग देश की भलाई कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कोई तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और कल वोट देने जरूर जाना है। जितने भी जगह पे वोट होने वाले हैं, 7 तारीख को आखिरी चरण का इलेक्शन है। और हो सके तो इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को बड़े संख्या में आप लोग सबक सिखाइए, क्योंकि ये लोग घमंडी हो जाएंगे। इतना बुरा हालात पूरे देश में, पूरी दुनिया में कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा।
इस हालात में जो अपने आप को साबित नहीं कर सका कि हम जनता के साथ खड़े हैं, हम जनता की भलाई करना चाहते हैं, हम अपने पॉकेट से खर्चा करके हेलीकॉप्टर से लोगों को लेकर आते हैं अपने घर, बस की बस लाइन में खड़ा करवा देते हैं। अगर ये लोग इस काम को नहीं किए हैं तो इसका मतलब साफ है कि इनके अंदर घमंड है कि अरे भैया भाड़ में जाइए, बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ को हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। आपको बेवकूफ नहीं बनना है। इस बार सबक सिखा देना है। भले आपकी नेता वो कितना भी अच्छा हो जो सत्ता में बैठा हो, लेकिन इस बार उसको निकाल बाहर कीजिए। सबक सीखना जरूरी है कि देखो तुमने जनता के दर्द को नहीं समझा, हम तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। शराफत भाई ओवैसी कहीं नहीं खड़े हैं और उनको होना भी नहीं चाहिए। वहीं पे खड़े हैं जहां पे ऑलरेडी पहले से सेकुलर माइंडेड मुसलमान खड़े हैं और वो वहीं पे खड़ा कर रहे हैं अपने बंदे को, ताकि दूसरों को फायदा पहुंच जाए, भाजपा को फायदा पहुंच जाए।